नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास इकोनॉमिक्स का जो सैम्पल पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे शुरू से ही आप बने हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी का जो सैम्पल पेपर है, फर्स्ट टर्म का जो आपका सैम्पल पेपर है, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अब ये इकोनॉमिक्स का जो सैम्पल पेपर है आप उसको भी देख लें, ताकि आप लोगों का जो फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न पता लग जाए कि जो इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो किस टाइप से आपका बनने वाला है। जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों ही स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही माध्यम में क्वेश्चन जो है वो लिखे गए हैं, और जितने भी रूल्स है, जो भी पैटर्न है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखे गए हैं। तो आप लोग अगर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट हैं तो दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और इसके अलावा कुछ नए दोस्त साथी अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मैं बताऊंगा, आपको सही आंसर बताऊंगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, वीडियो को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन पेपर को देखना स्टार्ट करते हैं। अगर हम अपने क्वेश्चन पेपर की बात करें तो देखिए, कुल मिला के आपको जो ये इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 40 मार्क्स का रहेगा। जो आपको टोटल समय दिया जाएगा वो 90 मिनट दिया जाएगा, ठीक। 90 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन का आंसर, मतलब 40 मार्क्स का पेपर आपको देना है, जिसमें क्या है कि कुल मिला के 60 प्रश्न है। कितने क्वेश्चन है इसमें? 60 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन के हल मतलब देने हैं, 50 क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे जो एग्ज़ाम होने वाला है इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टर्म का, वो क्या है, कुल मिला के 3 खंडों में बटा हुआ है, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा ये। और इसमें जो अगर हम पहले खंड की अगर बात करें, खंड आ की अगर बात करें, तो इसमें कुल मिला के 24 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। 24 में से क्या करना है, आपको 20 क्वेश्चन का उत्तर देना है, 20 क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। उसके बाद दूसरे खंड की अगर बात करें तो दूसरे खंड में रहेगा 24 क्वेश्चन, इसमें भी 24 क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें से 20 क्वेश्चन के आंसर आपको करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरे खंड की बात करें, मतलब तीसरे खंड की बात करें, खंड सा जो हमारा रहने वाला है, इसमें से कुल मिला के 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से आपको क्या करना है, यहाँ पे 20 लिखा है ना, 20 क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है आपको। 12 जब 12 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन के आंसर आप कैसे करेंगे, आपको करना है यहाँ पे 12 में से किसी 10 क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन का उत्तर आपको खंड सा से देना है। तो इस तरीके से कुल मिला के 50 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और उन 50 में से क्या होगा, अब बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि सर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, आप अगर 50 क्वेश्चन का आंसर देते हैं ना, तो हर एक क्वेश्चन का आपको 0.8 मार्क्स दिया जाएगा। कितने मार्क्स मिलेंगे? 0.8, ठीक है। अगर आप 50 को क्या करते हो, आप 50 को गुना कर दो 0.8 मार्क्स से, तो कितना आ जाएगा आपका पता ही है, ठीक है। 40 मार्क्स का आपका ये टोटल पेपर हो जाएगा, है ना। तो आपको मतलब 40 मार्क्स ही मिलना है। वैसे 50 क्वेश्चन आपको करना है, एक क्वेश्चन के आपके 0.8 मार्क्स रहने वाला है। इसके अलावा कोई भी ऋणात्मक नेगेटिव जो मार्किंग है आपका नहीं होगा, ठीक है। आप अगर कोई क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो उसकी जगह पे आपके नंबर काटे नहीं जाएंगे, ऐसा है, ठीक है। मतलब नंबर, उस क्वेश्चन का नंबर तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा होता है नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है कि आपने अगर ये क्वेश्चन गलत कर दिया तो कुछ मार्क्स जो है आपके, जो दूसरे में आपने सही किए हैं उसके जगह पे आपके मार्क्स भी कट जाते हैं। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होने वाला है। अगर आप गलत करते हैं तो उस क्वेश्चन का मार्क्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे क्वेश्चन से आपको उस क्वेश्चन का मार्क्स नहीं काटा जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बारी बारी से अपने सभी क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं, और सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा यहीं पे, ठीक है। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा, क्वेश्चन को हम समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी आर्थिक गतिविधि है, ठीक है। आर्थिक गतिविधि के बारे में पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे जो सही उत्तर लगाना है, ऑप्शन ए लगाना है। ऑप्शन ए उपभोग। उपभोग यहाँ पे क्या है, एक आर्थिक गतिविधि है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा आर्थिक समस्या का कारण नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एमसीक्यू का एग्जाम देने के लिए बैठे हुए हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सभी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से रीड करना होता है। बिना रीड किए आप तैयार फैर में बहुत ज़्यादा स्टडी तो कर लेते हो, लेकिन जल्दबाजी में आप क्या करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ते नहीं हो और उसका गलत आंसर आप करके आ जाते हो। तो ऐसे नहीं करना है, आपको बहुत ही ध्यान से और बिल्कुल रिलैक्स हो कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। देखिए दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक समस्या का कारण नहीं है ना। कौन सा है जो आर्थिक समस्या का कारण नहीं है?
तो आप लोगों को पता होगा कि जो आर्थिक समस्या है वो 3 कारणों से उत्पन्न होता है। एक तो हमारे संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। हमारे संसाधन सीमित होते हैं, इसकी तुलना में हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित होती है, मतलब हमारी आवश्यकताएं बहुत सारी होती है। और इसके अलावा हमारे संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तो ये 3 मतलब आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का कारण नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है सीमित साधन। भाई ये तो है आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का कारण है ना। उसके बाद है सीमित मानव आवश्यकताएं। देखिए यार, सीमित मानव आवश्यकता ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मानवीय आवश्यकताएं होती है वो असीमित होती है ना। तो आप लोगों को पता है कि मतलब एक तरीके से हमारी जो मानवीय आवश्यकता है वो बहुत सारी है, ठीक है। हमारी मतलब मानवीय आवश्यकता कभी सीमित नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑप्शन बी सिलेक्ट करना है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करता है और इसके लिए वो वेतन के रूप में भुगतान प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है ऑप्शन डी, सेवाधारक कहलाएगा वो, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वचन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी नहीं है। एक वचन के रूप में कौन सी सांख्यिकी नहीं है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए दोस्तों, चौथे क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है व्यवस्थित रूप से संग्रहित संख्यात्मक आंकड़े, ठीक है। तो एक वचन के रूप में एक तरीके से सांख्यिकी में हम इसको शामिल नहीं करते हैं, ठीक। बहुवचन के रूप में इसको सांख्यिकी में शामिल किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो 2 कथन दिए गए हैं और कथन को आपको ध्यान से रीड करना है और उसके बाद आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसका सेलेक्ट करना है। तो कथन 1 है, कथन पहला है कि आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी का कोई महत्व नहीं है। मतलब आर्थिक नियोजन जो भी है, योजना बना के एक तरीके से जो देश के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है आर्थिक नियोजन में शामिल होती है। तो आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी का कोई महत्व नहीं है। क्या ये सही कथन है? मेरे हिसाब से तो भाई ये कथन गलत है, ठीक है। उसके बाद हम कथन 2 की बात करते हैं। तो 2 है, सांख्यिकी के द्वारा जटिल तथ्यों को सरल बनाया जाता है, ठीक है। तो सांख्यिकी के द्वारा क्या होता है, जटिल तथ्यों को भी सरल बनाया जाता है ना। तो मेरे हिसाब से ये जो कथन 2 है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हमें ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देना है। ऑप्शन ए है, दोनों कथन सत्य है। तो दोनों सत्य है नहीं। उसके बाद बी है, दोनों कथन असत्य है। तो ये भी भाई ठीक नहीं है। उसके बाद है, कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। भाई ये गलत बोल रहा है ना, सी भी गलत है। उसके बाद डी देख लेते हैं। डी है, कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है। तो जाहिर सी बात है कि जो पहला कथन आपका दिया गया था कि आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी का कोई महत्व नहीं है, ये गलत है ना। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 जो दिया गया है वो सत्य है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आंकड़ों जो मूल स्रोत से पहली बार संग्रहित किए जाते हैं डैश कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर वो आंकड़े हैं, वो डाटा है जो सबसे पहली बार संग्रहित किए गए हैं, ठीक है ना, तो वो कौन से डाटा हो जाएगा, वो प्राथमिक आंकड़ा हो जाएगा। जो पहली बार एकत्रित किए जाते हैं वो प्राइमरी डाटा हो जाता है, प्राथमिक आंकड़े हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जन अन्वेषण के अंतर्गत जनसंख्या अनंत हो तब हमें डैश का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो गाइस उस समय हमें एक तरीके से प्रतिचयन विधि का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण निम्न में से कौन से आंकड़े प्रकाशित करता है, ठीक है। जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण है वो कौन से आंकड़े एक तरीके से इसमें से प्रकाशित करता है। तो यहाँ पे आपका जो 8वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, रोजगार। रोजगार के आंकड़े प्रकाशित करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, वर्ग। वर्ग 15 से 20 का मध्य बिंदु होगा। यहाँ पे आपको मध्य बिंदु निकालना है, ठीक है। सही विकल्प का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है,
बारंबारता वितरण में सांख्यिकी ये गणना आधारित होती है। तो यार बारंबार जो वितरण है उसमें सांख्यिकी गणना किस पर आधारित होती है, आपको एक तरीके से इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, वर्ग के मध्य बिंदु पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा विविक्त चर है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, कर्मचारियों की संख्या। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्थिक समस्या डैश के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो यार देखो, ऑप्शन ए है देश की उच्च जनसंख्या, ऑप्शन बी खरीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग, या फिर निर्माता अधिकतम लाभ चाहता है। तो यार देखो, यहाँ पे जो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का जो सही कारण होगा वो है संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कॉलम 1 और कॉलम 2 से कथनों को सही युक्त की पहचान करें। ठीक है, तो आपको सही युक्त मतलब पहचान करना है कौन सा सही मिलान है। ठीक है, तो आप इसको देख ले। ठीक है, और सीधा मैं आपको क्या करता हूँ, आंसर बता देता हूँ इसका। 13वें का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब फिर से कथन वाला क्वेश्चन है। कथन 1 है, बहुलक को ग्राफिक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुलक को ग्राफिक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, पहला कथन ये दिया गया है। उसके बाद कथन 2 है, बहुलक चरम पदों के मूल्य से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो ये दूसरा कथन आपका दिया गया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें कथन 1 जो है असत्य है और कथन 2 सत्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि द्वारा जो समांतर माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपको यहाँ पे लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किसका संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपको पता है कि यार छोटे स्तर पे जो आर्थिक समस्या होती है उसका अध्ययन किया जाता है। तो यार देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र अगर हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है देश में कीमत स्तर में वृद्धि, बेरोजगारी की समस्या, राष्ट्रीय आय, या फिर टाटा स्टील की आय। ठीक है, तो यार देखो, जो 16वां क्वेश्चन है उसका सही उत्तर हो जाएगा टाटा स्टील की आय, है ना। देखो, इसमें क्या होता है कि बड़े स्तर, हाँ मतलब छोटे स्तर पे हम क्या करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्या का अध्ययन करते हैं। एक व्यक्तिगत उद्योग की बात हो सकती है, ठीक है, या फिर किसी व्यक्तिगत उत्पादक की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम एक तरीके से टाटा स्टील की आय की बात यहाँ पे हम मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे हम लगा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 9, 13, 14, 16 और 18 का माध्य होगा। आपको यहाँ पे माध्य का सिलेक्ट करना है कि इसमें कौन सा माध्य होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो माध्य होगा वो है मतलब माध्य जो होगा वो है ऑप्शन ए 14। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वस्तुओं की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाए का संबंध अर्थव्यवस्था की कौन सी केंद्रीय समस्या से है। तो देखिए दोस्तों, कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाए जो केंद्रीय समस्या है, वो तरीके से क्या उत्पादन किया जाए, है ना। जो अर्थव्यवस्था में जो 3 केंद्रीय समस्या होती है, क्या, कैसे तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो इसमें कितनी मात्रा में वस्तु का उत्पादन किया जाए उसका संबंध है क्या उत्पादन किया जाए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका। दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, उपयोगिता को गणनावाचक दृष्टिकोण में डैश द्वारा मापा जाता है। तो देखिए दोस्तों, गणनावाचक विश्लेषण में हम क्या करते हैं, उपयोगिता को क्रम अनुसार नहीं मापते बल्कि संख्याओं में मापते हैं ना। संख्या में मतलब आप किसी वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप क्या करोगे, उसकी उपयोगिता को, जो उस वस्तु से आपको उपयोगिता मिली है वो संख्याओं में आप मापते हो, गणनावाचक संख्याओं में। और मापने का, उसको मेजर करने का जो हमारे पास मात्रक है ना, उसको हम क्या करते हैं, यूटिल्स में मापते हैं। ठीक है, तो यूटिल्स यानी कि ऑप्शन सी आपका 19वें का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2 वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्त है। 2 वस्तु की स्थिति में आपसे
उपभोक्ता संतुलन की शर्त को पूछा गया है। तो यहाँ पे एक जो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा mu x अपॉन में px अगर बराबर हो जाए किसके, mu y अपॉन में py के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किसकी मांग बेलौसदार होगी। ठीक है, तो बेलौसदार मांग की बात की गई यहाँ पे। ऑप्शन जो क्वेश्चन 21 है उसका ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नमक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन 1 है, बड़ी संख्या में निकट स्थानापन्न वाली एक वस्तु की मांग अधिक लोचदार होती है। कथन 2 है, विलासिता की वस्तुओं की मांग प्राय अधिकतर लोचदार होती है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% होने के कारण उसकी मांग में 20% का परिवर्तन होता है तो मांग की कीमत लोच होगी। तो देखिए दोस्तों, इस समय जो मांग की जो कीमत लोच होगी वो 1 होगी, है ना, ऑप्शन बी। 23वें का जो ऑप्शन बी है आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बजट रेखा का ढलान होता है। तो देखिए दोस्तों, जो बजट रेखा का जो ढलान होता है वो px अपॉन में py होता है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्थानिक वर्गीकरण। स्थानिक वर्गीकरण डैश के आधार पर आंकड़ों को समूहित करने को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, 25वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, स्थान। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि परास 100 है और वर्ग अंतराल जो है वो 20 है तब वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो यार देखिए, इस समय जो वर्गों की जो संख्या होगी वो आपका 5 होगी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक वितरण के चिन्ह 12, 16, 20, 24 है तब प्रथम वर्ग अंतराल होगा। सही विकल्प का आपको क्या करना है, चयन करना है। 27वें क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, मतलब 10 से 14, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कक्षा 11 के विभिन्न वर्गों में लिंग अनुसार छात्रों की संख्या को दर्शाने वाली सारणी है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणात्मक सारणी। इसको हम क्या कहेंगे, गुणात्मक सारणी, जिसमें किसी के गुण वगैरह का वर्णन किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो सही विकल्प का आपको क्या करना है, चयन करना है। उसके बाद हम कथन 1 पढ़ते हैं। कथन 1 है, सारणी के स्तंभों के दिए शीर्षक और उपशीर्षक को स्तंभ शीर्षक कहते हैं। ठीक है, ये तो आपका कथन 1 हो गया। ठीक है, कथन 2 है, सारणी की स्थिति में शीर्षक का अभिप्राय क्षैतिज पंक्तियों के शीर्षक से होता है। तो यार देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो कथन 1 है सत्य है और कथन 2 असत्य है। उसके बाद हम निकलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 30 है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो हमारा कथन 1 है, आयत चित्र में कोई रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाता। और उसके बाद कथन 2 है, आयत चित्र एक आयामी आरेख है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के अगर सही उत्तर की बात करें, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, कथन 1 आयत चित्र में कोई रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाता, ये आपका क्या हो जाएगा, कथन 1 सत्य है, लेकिन कथन 2 जो दिया गया है वो हमारा क्या है, असत्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, तोरण ग्राफीय रूप से निम्न को ज्ञात करने में मदद करता है। तो देखिए, जो तोरण है वो एक तरीके से हमें माध्यिका को निकालने में, मतलब माध्यिका को ज्ञात करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि किसी श्रेणी का बहुलक 13 और माध्यिका 21 हो तब मध्य होगा, मतलब मध्य उस समय जो माध्य जो होगा वो कितना होगा। तो आपको यहाँ पे 32वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी बताना है, 25। ठीक है, डी यहाँ पे 25 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, 10 प्रेक्षणों का माध्य 14 है,
एक नया प्रेक्षण 25 जोड़ने पर नया माध्य क्या होगा। तो गाइस 33वें का सही उत्तर हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, 15 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कथन वाला, फिर से क्वेश्चन आ गया। कथन एक दिया गया है, माध्य को ग्राफिक रूप से प्रदर्शित किया नहीं जा सकता। ठीक है, माध्य को ग्राफिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। एक तरीके से क्या है हमारा, यह है पहला कथन है। और उसके बाद है कथन 2, माध्य चरम मूल्य से प्रभावित होता है। तो इसमें क्या है कि दोनों ही कथन जो है वो क्या है, सत्य है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, समांतर माध्य से सभी मदों के विचलनों का योग डैश होता है। तो यहाँ पे हमारा जो 35वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शून्य होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाला मूल्य डैश कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, एक श्रेणी में अधिक बार आने वाला मूल्य हमारा जो होता है वो बहुलक होता है ना। तो बहुलक ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 2 3 4 3 6 3 x 4 5 4 7 का बहुलक 4 है, तब x का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस समय जो x का मान होगा वो हमारा होगा कितना, हमारा x का मान जो होगा वो होगा 4। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, जहाँ पे अधिकांश बच्चे फंस जाते हैं और गलत ही उत्तर करके आते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, देखते हैं हम क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए सही। अभिकथन है कि 4 मदों का समांतर मध्य 40 है, यदि प्रत्येक मध्य में से 5 घटा दिया जाए तब नया समांतर मध्य 45 होगा। तो देखिए दोस्तों, मेरे को जहाँ तक ये जो अभिकथन लग रहा है वो गलत लग रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे कारण क्या दिया है कि किसी श्रेणी प्रत्येक मध्य में एक निश्चित संख्या बढ़ाने पर समांतर मध्य भी उस संख्या के बराबर बढ़ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें सही उत्तर की तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अभिकथन में क्या है, अभिकथन जो है एक तरीके से गलत है लेकिन कारण सही है। ठीक है, कारण सही दिया गया है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कीमतें लगातार बढ़ रही है, यह एक सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा सकारात्मक अर्थशास्त्र जो है एक तरीके से भूत, वर्तमान और भविष्य के जो आर्थिक मुद्दे हैं उसका अध्ययन करता है। और ये जो कीमत बढ़ रही है, एक तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था में कीमतें लगातार बढ़ रही है, तो ये एक तरीके से वर्तमान समय का मतलब एक तरीके से मुद्दा हो गया। और कारण दे रखा है कि सकारात्मक अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्या क्या है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, कथन और कारण दोनों ही सत्य है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इसका आंसर। पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से सुनते हैं। क्वेश्चन है, घटती हुई सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार जैसे जैसे हम एक वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं, हर अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता गिरती है ना। बात बिल्कुल सही है भाई। जैसे जैसे आप क्या करते हो, हासमान जो सीमांत उपयोगिता का नियम है ना, सीमांत उपयोगिता का नियम भी है, इसको हम सिंपल भाषा में कह देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का इस्तेमाल करेंगे, उस वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता है, वो लगातार गिरती रहती है, मतलब गिरती जाती है। कारण क्या दे रखा है, कारण है कि जब mu ऋणात्मक होता है तब tu घटती है। सो गाइस, यहाँ पे आप अगर देखो तो इसमें क्या है कि अभिकथन बिल्कुल सही है, कारण भी बिल्कुल सही दे रखा है, और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रही है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे यही सही उत्तर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और दूसरा ऑप्शन लगता है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन है, अनधिमान वक्र नीचे की ओर गिरता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से नीचे की ओर ढलवा होता है, एक तरीके से ये पॉइंट हम बता सकते हैं। ठीक, कारण क्या दे रखा है, कारण है एक वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, अनधिमान वक्र या जिसको हम आईसी वक्र भी बोलते हैं, तो आईसी वक्र नीचे की ओर गिरता है और उसके पीछे का मुख्य कारण एमआरएस ही होता है ना। एमआरएस और एमआरएस क्या है, एक तरीके से आप क्या करते हो,
एक वस्तु की इकाइयों का उपभोग करने के लिए आप दूसरी वस्तु का जो त्याग करते हो एम आर एस है। यानी कि यहाँ पे भी क्या है, अभिकथन और कारण दोनों ही सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रही है। ऑप्शन ए यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। भाई आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 ये देखो आपका एक बॉक्स दे रखा है, आप इस बॉक्स को ध्यान से पढ़ लो भाई, सीधा मैं इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है ना। तो बॉक्स में आपको क्या करना है, सही मतलब निम्नलिखित कॉलम ए और कॉलम 2 से कथनों को सही युग्म की पहचान करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सही मिलान जो है, सही मिलान आपका हो जाएगा 42वें का ऑप्शन डी, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके से सही मिलान है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मांग में वृद्धि की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। 4 ग्राफ दिए गए हैं, आप ग्राफ को देख सकते हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ग्राफ है जो मांग में वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसी की जगह पे जो दृष्टिबाधित जो छात्र हैं उनके लिए क्वेश्चन दिया गया है, पेट्रोल की कीमत में कमी के कारण कार की मांग वक्र में डैश होगा। तो कार की मांग वक्र में क्या होगा, कार की मांग में दाईं ओर खिसकाव होगा, ठीक है। मतलब कार की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। पेट्रोल की कीमत में कमी के कारण कार की मांग वक्र में दाईं ओर खिसकाव होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन कथन 1 है, मांग में संकुचन समान मांग वक्र के साथ ऊपर की ओर संचलन होता है। और कथन 2 है, दी गई वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण मांग वक्र पर संचलन ऊपर की ओर होता है, ठीक है। तो 44वें क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर होगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। दोनों कथन क्या है हमारे यहाँ पे सत्य है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि वस्तु x की जो MUX है वो 60 है और y की जो है वो 40 है तथा वस्तु x की कीमत 12 रुपये है, तब संतुलन की अवस्था में वस्तु y की कीमत क्या होगी। सो गाइस 45वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ये 8, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक वस्तु की कीमत लोच -0.2 है, यदि वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होती है तब वस्तु की मांग में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो गाइस इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 46वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद हम निकलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है, श्रम प्रधान तकनीक को चुना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रम अतिरेक अर्थव्यवस्था में जो है एक तरीके से समाजवादी अर्थव्यवस्था कह सकते हो या केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में श्रम प्रधान तकनीक के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। विकसित अर्थव्यवस्था में या फिर पूंजी अतिरिक्त अर्थव्यवस्था में या फिर खुली अर्थव्यवस्था में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, अभिकथन है, बजट रेखा की तुलना में बजट सेट एक व्यापक अवधारणा है, ठीक है। कारण है, बजट सेट के बंडल या तो बजट रेखा पर या उसके नीचे स्थित है। तो देखिए दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन के अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिकथन और कारण दोनों सत्य है और जो कारण है अभिकथन की सही व्याख्या करती है। अगस्त के पहले पखवाड़े में एक स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, ठीक है, किया गया था, जिसमें से एक हफ्ता के बाद लगाए गए पेड़ों की ऊंचाई को मापा और निम्न अनुसार सारणीबद्ध किया गया। ये हमें सारणी दिया गया है, एक तरीके से तालिका दिया गया है, ठीक है। अब इस तालिका के आधार पे हमें क्या करना है, अब जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उसका हमें क्या करना है, सही उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 49 जो है इसी तालिका पे आधारित क्वेश्चन है और क्वेश्चन है, वर्ग 70 से 90 का वर्ग चिन्ह है। तो देखिए दोस्तों, 70 से 90 का जो हमारा वर्ग चिन्ह होगा वो होगा 80, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, बहुलक वर्ग कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, बहुलक जो वर्ग होगा हमारा वो होगा 50 से 70, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, माध्यिका वर्ग कौन सा है। देखिए दोस्तों, माध्यिका वर्ग जो है हमारा वो है 50 से 70। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है,
50 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाला पौधों की कुल संख्या। तो 50 सेंटीमीटर से अधिक जो पौधों की जो कुल संख्या है वो होगा हमारा 30। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 53 का अगर देखें, 53 है कि 70 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले पौधों की कुल संख्या। सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो 70 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले जो पौधों की संख्या है वो है ऑप्शन ए 60। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, उपरोक्त तालिका में दिए आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका अगर आप ज्ञात करोगे तो माध्यिका जो सही निकलेगा वो आपका 62। ठीक है, 62 सही आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न जो 55 से 60 के जो उत्तर है निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर आपको देने हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ ले। ठीक है, एक बार ध्यान से आप इसको पढ़ ले। उसके बाद हम क्या करते हैं, सभी क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसका सही विकल्प हम सिलेक्ट करते हैं, सही उत्तर देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 55 है, अधिकतर लोग इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने को प्राथमिकता क्यों देते हैं। तो बस इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम टैक्स लगना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन से ड्राइविंग लागत कितने प्रतिशत तक कम हो जाती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये है 71। ठीक है, उसके बाद 57 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन की मांग बढ़ने से पेट्रोल वाहनों की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो ऑप्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसके आंसर की बात करें तो मांग में क्या होगी, कमी होगी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्न से सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो कथन एक है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से भविष्य में वाहनों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी। ठीक है, और कथन 2 दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक वाहन से ड्राइविंग की लागत बढ़ जाती है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 52 की बात करें तो जो 52 क्वेश्चन है उसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। कथन तो यहाँ पे क्या है, कथन 1 जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो कथन 2 है वो गलत है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, अभिकथन है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की तुलना में पेट्रोल या डीजल वाहन की उत्पादन शुल्क की लागत कम होती है। ठीक है, और कारण दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर सरकार कम टैक्स लगाती है। तो गाइस अगर इस क्वेश्चन का अगर हम सही उत्तर देखिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। यहाँ पे क्या है, अभिकथन जो है वो गलत है ना। अभिकथन क्या दिया है, आप अगर इसको ध्यान से पढ़ो तो अभिकथन क्या है, गलत है, लेकिन जो कारण दिया गया है कारण बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, कारण सही है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, अभिकथन है, हरित वाहनों की बढ़ती हुई संख्या में खजानों में टैक्स के रूप में कम धन आएगी। ठीक है, और कारण है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर सरकार टैक्स नहीं लगाती है। सो गाइस इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, अभिकथन क्या है, सही है, लेकिन कारण यहाँ पे गलत दिया गया है। तो सो गाइस ये 60 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आप लोगों को कोई भी डाउट है और कोई भी समस्या है तो आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप अपनी हर एक समस्या का समाधान पा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी का जो सैम्पल पेपर है वो भी अपलोड हो चुका है। सो गाइस आप लोग उन सभी वीडियोस को भी ज़रूर देख ली। और आगे ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन का जो सैम्पल पेपर है वो भी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है आज ही मैं दोनों में से कोई एक पेपर और अपलोड कर दूँ। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दी, ताकि मेरी चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।